फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज बात करेंगे रुधिर पर वहन तंत्र की, यानी जो हमारे शरीर में ब्लड है। आज उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम सबको देखेंगे, वो भी हमारे एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट में है। आपको बताया था कि ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पीजीटी की दृष्टि से और टीजीटी की दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये श्रृंखला को। हमने इसमें 2 श्रृंखलाएं कंप्लीट कर ली हैं। पहला था सेल्स और दूसरा था यहाँ पे मानव। दूसरा क्या था, मानव। कुछ इस तरह का टॉपिक था। सारी दोनों पीडीएफ आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल करा दी हैं। मानव शारीरिकी था, यानी मनुष्य की बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जिसमें हमने सबसे बड़ी हड्डी देखी, सबसे छोटी देखी और कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे। तो चलिए आज का सेशन है वो पूरा रुधिर से संबंधित है। इसी में हम देखेंगे ओ को, ए बी को और अन्य टॉपिकों को। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है रक्त होता है, तो रक्त एक क्या होता है? तो याद रखिएगा रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा हुआ है। अब विजुअल हो रहा होगा। तो रक्त क्या होता है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिनियों में प्रभावित होने वाला एक गाढ़ा, कुछ चिपचिपा और लाल रंग का द्रव्य एवं जीवित ऊतक है। याद रखेंगे कैसा है? ये जीवित है, क्योंकि ये जीवित नहीं होगा तो हम जीवित नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल हो जाएगी और दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, यही हमारे ब्लड को कलर भी देता है। याद रखिएगा, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये एक प्रोटीन है जो मानव रक्त में पाया जाता है। इसके रासायनिक संयोजकों में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ी रहती है। रुधिर के लाल रंग यानी हीम के कारण ही होता है। हीम की वलय यानी रिंग में केंद्रीय भाग लोहा यानी आयरन होता है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन औसतन कितना 15 ग्राम से 1000 मिलीलीटर रुधिर होता है, तथा यह शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य करता है। किसी प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो याद रखिएगा केचुआ है जिसमें हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। केचुआ यानी अर्थवर्म एक यहाँ पे याद रखिएगा एनिलिड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि अन्य कशेरुकियों में प्रोटीन यानी हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। केचुए में रुधिराणु रंगहीन तथा केंद्रमय होते हैं। इस जंतु में क्या है? परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का रंग होता है, तो किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का लाल रंग का होना होता है। यानी हीमोग्लोबिन, यहाँ पे देखते हैं लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का रंग लाल, इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन ऑक्सीजन से संयुक्त होने के कारण होता है। लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। बस आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे क्या है आरबीसी है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आरबीसी की अगर बात की जाए तो उसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है जो सिर्फ क्या है कशेरुकाओं के रुधिर में होते हैं। मनुष्य में ये केंद्रक विहीन तथा उनकी औसतन संख्या पुरुषों में कितनी है? यहाँ पे 54 लाख तथा स्त्रियों में कितनी है? तो यहाँ पे 48 यानी 48 लाख प्रति क्यूबिक मिमी यानी यहाँ पे है मिलीमीटर है होती है। शरीर में ये गैसों के परिवहन का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में क्या कार्य करता है? तो यह सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है। रक्त क्या है? मानव शरीर रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो सारे शरीर में ऑक्सीजन यानी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाता। अगर रक्त ना होगा तो पूरे शरीर को ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। लाल रक्त कणिकाएं रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है जो फेफड़ों में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार है। मनुष्य का औसतन रक्तचाप होता है तो 120 से 80, यानी अगर 80 से नीचे गया तो ये लो हो जाता है और 120 से ऊपर गया तो ये हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो 120 से 80 होना चाहिए। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120 से 80 होता है। और ठीक है। धमनियों में रक्तदाब की दो अवस्थाएं होती हैं। पहले को संकुचन दाब कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। तो इसलिए सिस्टोलिक और डिस्टोलिक यहाँ पर क्या होता है? प्रेशर्स होते हैं। सामान्य तौर पर संकुचन दाब 120 मिली HG यानी हाई तथा प्रसारण दाब क्या है? 80 मिली HG यानी होता है। अभी अभी ऊपर बताया कि अगर क्या हो जाता है कि 120 से क्या है ऊपर हो गया तो ये हाई हो जाता है और 80 से नीचे चला गया तो ये लो हो जाता है। ये बहुत पूछा जाता है, इसे देख लेते हैं। रक्तचाप को डॉक्टर के यहाँ पे है सिग्मो मोनोमीटर यंत्र द्वारा मापते हैं। याद रखेंगे, सिग्मो मोनोमीटर के यंत्र के द्वारा नापते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। तो यहाँ पे बात वही आ गई, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक। तो याद रखिएगा 120 से 80 मिमी होता है। इनमें से रक्त दाब का माप यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पे अभी हमने देखा था इफिगो, यहाँ पे इफिनो मैनोमीटर होता है। तो बस इतना याद रखना है, मोनोमीटर होता है। निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो वो होता है यहाँ पे याद रखेंगे सिफिंगमो मैनोमीटर होता है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 HG है तो इस उल्लेख में HG से तात्पर्य है, तो HG से है मरकरी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाते हैं तो सामान्यतः उनका रक्तचाप, तो जब वृद्ध होते जाएंगे तो सामान्यतः उनका रक्तचाप क्या है? बढ़ता जाता है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ मानव में रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सामान्यतः रक्तदाब BP जिसको बोलते हैं AB से 80 होता है, किंतु इसके से अधिक होने पर उच्च रक्तचाप, जबकि इसके क्या हो जाता है? लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, यानी निम्न रक्तदाब हो जाता है।
नीचे 4 व्यक्तियों के रक्त दाबों का मान दिया गया है और हमें क्रम से लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि क्या है, ये नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाबों का मान है और इनमें से हमें क्या करना है, तो निम्नलिखित में से किसका रक्तदाब सामान्य है। तो यहाँ पे किसका रक्तदाब सामान्य की श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है वो देखना है। तो देखिए यहाँ पे श्रीमती यानी एक्स का 90 से 60 है, इधर श्री एक्स का यहाँ पे किसका सामान्य है, तो याद रखेंगे श्री वाई का क्या है, सामान्य रक्तदाब है। क्योंकि ये कितना है, यहाँ पे देखिए श्री वाई का तो 120 से 180, वो 120 से 80 है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्री वाई। हमारे शरीर में रक्त दाब होता है तो कब होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, याद रखेंगे। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई डॉक्टर द्वारा नापा गया रक्तचाप 120 mmHg है, इसका अर्थ यह है कि यह दाब वायुमंडलीय दाब से 120 mmHg अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता है यानी यूनिवर्सल डोनर है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, तो वो ओ होता है यूनिवर्सल डोनर, ये सबको दे सकता है। रक्त वर्ग ओ सर्वाधिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन, ये बहुत पूछा जाता है कि रक्त में क्या नहीं होता है, तो याद रखिएगा कोई भी एंटीजन यानी प्रतिजन नहीं होता है। अतः इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है या दिया जा सकता है। दूसरी ओर इसी वर्ग के प्लाज्मा में दोनों प्रतिरक्षियों की उपस्थिति के कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति को रुधिर इस वर्ग के व्यक्तियों को नहीं चढ़ा सकते हैं। अतः वर्ग ए बी क्या होता है, सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है। किस रक्त समूह को व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदान, यहाँ पे है प्रदाता हो सकता है, तो वो वर्ग का होता है जो यूनिवर्सल डोनर होता है। ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, जबकि दूसरा कथन कह रहा है, आर कह रहा है रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए इन्हें किसी रक्त समूह के साथ तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या राइट आंसर रहेगा। यानी रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कणिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूह यहाँ पे ग्लूटिनेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि ए बी सभी से ले सकता है, ये बात सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग ए रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या हो, कोई भी वर्ग हो, क्योंकि ए बी क्या है, सर्व मतलब ग्राही है, सभी से ले सकता है। एवी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्त अदाता कहा जाता है, क्योंकि तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी यहाँ पे क्या नहीं है, इसके रक्त में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का अभाव होता है, इसलिए ये किसी से भी ले सकता है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता तथा चिकित्सक यहाँ पे है रक्तदान की सलाह देते हैं। इसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है। तो जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए, जो रक्त संबंधी उनके रक्त समूह क्या है, पत्नी का ओ था, भाई का ए भी था, पुत्र का ए था, पुत्र और पुत्री का ओ था। तो यहाँ पे पत्नी और पुत्री इन दोनों का ओ था। तो देखते हैं यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो किसका ले सकता है, पत्नी का ले सकता है, क्योंकि वो क्या करता है, सबको देता है। पुत्री का ले सकता है क्योंकि उसका खुद का ए था, और पुत्र का ले सकता है, और यहाँ पे देन उसके बाद वो क्या करेगा, पुत्री का भी ले सकता है क्योंकि ओ था और वो खुद में क्या है, ए है, तो इसीलिए वो ए यानी पुत्र का भी ले सकता है। चलिए, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है वह रक्त समूह ए तथा रक्त समूह ए बी वाले व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है। इसी प्रकार ए रक्त समूह वाले व्यक्ति रक्त समूह ए तथा रक्त समूह ओ व्यक्तियों से रक्त प्राप्त कर सकता है। और किनको ये रक्तदान दे सकता है, तो ए को, ए बी को याद रखिएगा। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह से दिया जा सकता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे ओ माइनस दिया जा सकता है, क्योंकि ओ सभी को दे सकते हैं, यानी ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ORH फैक्टर। ORH फैक्टर को देख लेते हैं, तो यहाँ पे बताएंगे या ये वाला था भी क्वेश्चन। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, तो उसे, तो अभी हमने देखा था कि उसे कौन सा खून दिया जा सकता है, तो वो था ORH माइनस। RH फैक्टर प्लस होता है, तो यहाँ पे RH फैक्टर मौजूद होता है, इसलिए RH माइनस देते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो यहाँ पे जो रक्त समूह, अगर उसकी खोज की बात हो जाएगी तो ये किसने की थी, तो ये कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी।
आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के मानव से, कपि से। और यहाँ पे देखते हैं तो यानी आरएच कहाँ पे ढूंढा गया था, बंदर में पाया गया था सबसे पहले आरएच फैक्टर। ठीक है, आरएच फैक्टर कहाँ, बंदर में सबसे पहले पाया गया था। एक यहाँ पे देखते हैं, एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, उसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपतियों में एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है, दूसरे का ओ नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का वर्ग ए पॉजिटिव है, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। तो गोद लिए गए पुत्र वर्ग का वर्ग कौन सा है, तो यहाँ पर रक्त वर्ग बताना है, तो याद रखिएगा ओ पॉजिटिव है। तो याद रखेंगे, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और उसकी माता का ओ बताएंगे, यदि उनके पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग का होगा, तो अगर पुत्र की बात आ रही है तो वो ओ का हो जाएगा। यहीं पर अगर पुत्री की बात आती तो वो ए की हो जाती, क्योंकि पिता का रक्त वर्ग क्या है, ए है। यदि जनन यानी पेरेंट्स से माता मतलब पिता का वर्ग ब्लड ग्रुप ए है तथा माता का ओ है, तो उनके पुत्र का ओ होगा। वन स्टीन ने 1924 ने पता लगाया कि ए बी और ओ रुधिर वर्ग मनुष्य एक आनुवांशिक लक्षण होता है, तय यह संतानों में मेडल के नियमों के अनुसार जनन से प्राप्त जीन के आधार पर ही विकसित होता है। नेक्स्ट चलते हैं, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या है। तो सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 7.35 से 7.25 7.45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का पीएच मान है तो ये कितना है, तो याद रखेंगे 7.4 है। अगर रक्त इधर चला जाता से कहाँ इसकी वैल्यू चली जाती, यहाँ पे तो 7 की इधर चली जाती, तो ये अम्लीयता में परिवर्तित हो जाता। अगर इधर जा रही है तो ये इसकी वैल्यू क्या है, ये क्षार में परिवर्तित हो रहा है। मनुष्य के शरीर का रक्त का पीएच मान है तो कितना है, पीएच मान याद रखेंगे 7.4 अब बहुत पूछा जाता है। प्रतिजन यानी एंटीजन वह पदार्थ है जो क्या करता है, प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो क्या करेगा, ये करेगा प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। निम्न में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या है, तो एंटीजन क्या करते हैं, इनकी मूल विशेषता क्या है, ये क्या करेगा एंटीजन, ये राइट आंसर है वह प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मानव शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो वो कहता है WBC। इन्हें क्या कहते हैं? बॉर्डर पर तैनात सिपाही भी कहते हैं, क्योंकि बाहर से जितने भी आक्रमण हमारी बॉडी पर होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह के द्वारा किए जाते हैं, उनको पर लड़ने का काम कौन करता है? तो वो WBC करती है, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। ठीक है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो ये क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। सफ़ेद रक्त कण यानी यहाँ पे है WBC। रुधिर में प्लाज्मा के निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो वो है लिम्फोसाइट। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होती है, जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय करती है। लिम्फोसाइट सबसे छोटे श्वेत यहाँ पे है रुद्राणु, किंतु संख्या में अधिक, यानी कुल WBC का 20 यहाँ पे WBC कितना है? 20 से 30% होते हैं। इनका केंद्रक बड़ा और गोल या एक और चिपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरक्षा यानी असंक्रमणता का सर्वाधिक संबंध है तो किससे है? तो लिम्फोसाइट से है। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, रक्त में प्रोटीन का मौजूद होना। मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का मुख्य व्यास लगभग कितना होता है? तो 0.007 मिमी होता है। व्यास पूछा जा रहा है तो इसलिए याद रखेंगे। ठीक है, जिनका व्यास लगभग कितना है? 7 माइक्रोमीटर यानी 0.007 मिलीमीटर होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो ये कहते हैं यहाँ पे ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर कहते हैं, जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC का क्या हो जाता है? संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं तो अस्थि मज्जा में बनती हैं। ठीक है, ब्रेन मेरो में बनती हैं। ये बोन मेरो में क्या बनती हैं? लाल रुधिर कणिकाएं बनती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहाँ पे है WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। तो ये कैसे होता है? तो ये प्लाज्मा में होता है। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? बहुत बार पूछा गया है, तो 120 दिन का होता है। इसके बाद पिल्हा में इनका विनाश हो जाता है। लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल्स श्वेत रक्त कणिकाओं के दो प्रमुख प्रकार हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण पिल्हा, लसिका ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि में होता है, और जो न्यूट्रोफिल्स है उसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स का निर्माण कहाँ? अस्थि मज्जा में होता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्ति क्या जाता है? तो यहाँ पे याद रखेंगे वह मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में।
ठीक है, कितना जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में जाता है। ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्नाशय यानी पैनक्रियास से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इस हार्मोन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 300 से 500 मिलीग्राम प्रति 1000 मिलीलीटर में क्या हो जाती है, रुधिर तक बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं हृदय धमनियां। चलिए देखते हैं हृदय यानी रक्त का संभरण करने वाली धमनियां, हृदय धमनियां यहाँ पे है। ठीक है, कोरोनरी आर्टी यहाँ पे है, आर्टीरियस कहलाती हैं, जो उसकी शुद्ध रुधिर को स्वयं हृदय की दीवारों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। इस स्थानियों का हृदय 4 कोष्ठकों यानी चैम्बर्स होते हैं, उनमें बटा होता है। इस तरह से समझिए 4 चैम्बर इस तरह से बांट दिए जाते हैं, जिसमें 2 कालीन तथा 2 निलय पाए जाते हैं, जबकि फिपुसन धमनियां हृदय से फेफड़ों तक रक्त पहुंचाती हैं। जो यहाँ पे फिपुस धमनियां जो है वो क्या करती हैं, हृदय से फेफड़ों तक रक्त पहुंचाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का धक्का बनाने में यहाँ पे फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेना वाला एंजाइम है, तो यह यहाँ पे है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या है, ये एंजाइम क्या करता है, परिवर्तन में भाग लेता है। रक्त का धक्का यानी ब्लड, यहाँ पे क्लॉटिंग बनने की प्रक्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसे 3 चरणों और स्टेपों में बांटा गया है। इसके अंतिम चरण में थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करके प्लाज्मा की घुलनशील और फाइब्रिनोजन प्रोटीन के फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में संश्लेषण को प्रेरित करता है। रुधिर स्कंदन की क्रिया विधि का स्पष्ट विवरण हावेल ने दिया था। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है, तो वो है रक्त जमाव से। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो 90% होता है प्लाज्मा में जल का। रक्त प्लाज्मा रक्त के पीले रंग का तरल घटक है, जिसमें संपूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं समान रूप से निलंबित रहती हैं। प्लाज्मा कुल रक्त की मात्रा का लगभग कितना है, तो 55% तक होता है। प्लाज्मा में लगभग 90% अंश जल का होता है, इसमें प्रोटीन, शर्करा, धक्का जमाने वाला कारक और खनिज, आयरन, हार्मोन्स और कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहते हैं। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो वो कथन होता है कि रक्त में WBC की तुलना में यहाँ पे है बिंबाणु अधिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का यहाँ पे अभिगमन होता है, तो अभी हमने देखा था कि ये अभिगमन होता है, तो अभी हमने देखा था कि फेफुस के द्वारा क्या होता है, फेफुसक के द्वारा होता था, और किसके है, रक्त के द्वारा, और क्या है तो यहाँ पे ऊतक के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतः श्वसन यानी यहाँ पे अगर देखा जाए क्या होगा, तो फेफड़ों तक पहुँचाता है, द्वारा फेफड़ों तक पहुँचाती है। फेफड़ों में वायु कोष्ठक यानी पाए जाते हैं, जो कि रुधिर कोशिकाओं
द्वारा घिरे रहते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक में प्रवेश कर जाती है और क्या करती है, CO2 विपरीत दिशा में गति कर जाती है। लाल रुधिर कणिकाएं में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करके शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति, तो भाई जब कमी आ रही है तो जाहिर सी बात है श्वास की गति क्या है, बढ़ जाती है। याद रखिएगा बस यहाँ पे ये है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के कारण क्या होता है, कारण सांस फूलती है तथा श्वास दर बढ़ जाती है, यानी बार बार जल्दी जल्दी आपको सांस लेनी पड़ती है और सांस फूलती भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है, तो वो होता है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। ठीक है, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी HbCO बनाती है। इसे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। निम्न क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है, कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंद शक्ति अधिक होती है एवं अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। तो नीचे कौन सी कोट सही रहेगी, तो रहेगी A और R दोनों सही है तथा R क्या करता है, A की सही व्याख्या है। फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। फिटकरी में उपस्थित एल्युमिनियम यहाँ पे है आयनों की अधिक स्कंद शक्ति के कारण यह रक्त प्रवाह रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। किस देश के वैज्ञानिकों ने ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को डॉटर्स किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है। तो यहाँ पे है ब्रिटेन ने बनाया है। ब्रिटेन के शेफील्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम प्लास्टिक रक्त तैयार किया है जिसे आपात स्थिति में खून के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कृत्रिम रक्त हल्का और इसे ठंडी जगह में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही यह लंबे समय तक खराब नहीं होता। इस रक्त को प्लास्टिक कणिकाओं से तैयार किया गया है। तो आज की श्रृंखला हमारी कंप्लीट हुई जिसमें हमने ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखा, जिसमें हमने खून के से जितने क्वेश्चन बन सकते थे MCQ टाइप सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट श्रृंखला में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट श्रृंखला हमारी इन्हीं टॉपिकों से जुड़ी होगी। टिश्यू हो सकता है या फिर और कई टॉपिक हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।